बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटी कोआगुलेंट्स पे है। लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी ये हेपरिन्स, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स। लेकिन इस क्लास में जो आखिरी ड्रग है वारफरीन देखें, अब एक क्लास में हम ये दूसरी ड्रग्स पढ़ रहे हैं। तो वारफरीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग। इसके ये बहुत यूज़ होती है कार्डियोवास्कुलर में और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में, स्ट्रोक के केसेस में, वेयर एवर ब्लड थिनर्स आर रिक्वायर्ड, वारफरीन वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो हम वारफरीन की फार्माकोलॉजी को स्टडी। बेटा वारफरीन द क्यूमरीन एंटीकोआगुलेंट्स। क्यूमरीन बेटा एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसमें बेंजीन रिंग होती है, ख़ास टाइप की स्ट्रक्चर होती है उसकी। तो क्यूमरीन एंटीकोआगुलेंट्स ओव देयर एक्शन टू द एबिलिटी टू एंटागोनाइज द कोफैक्टर फंक्शन ऑफ विटामिन के। अब आपको पता है कि जो विटामिन के है ये बेसिकली ब्लड को कोआगुलेट करता है, और ये जो एंटी कोआगुलेट्स होते हैं ये इनका जो क्यों वारफरीन है इसका इफेक्ट होता है बाई एंटागोनाइजिंग दिस कोफैक्टर फंक्शन ऑफ विटामिन के। ये उस फंक्शन को एंटागोनाइज करता है विटामिन के। द ओनली थेराप्यूटिकली रेलेवेंट क्यूमरीन एंटीकोआगुलेंट इज वारफरीन, इनिशियली यूज्ड एज ए रोडेंटिसाइड। मजे की बात यह है कि जब ये प्रोड्यूस्ड हुई तो इट वाज यूज्ड एज ए रोडेंटिसाइड टू किल द रोडेंट्स। वारफरीन इज नाउ वाइडली यूज्ड क्लिनिकली एज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। अच्छा बेटा, क्योंकि ये ब्लड थिनर है, अब आप देखें जितने भी हमने ब्लड थिनर पढ़े, एस्पिरिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, हेपरिन हो गया, उसमें हमने ब्लड की थिनिंग को हमने मॉनिटर नहीं करने को कहा था कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो आप इसकी जो है ना ब्लड थिनिंग एबिलिटी को मॉनिटर करें। लेकिन वारफरीन के साथ ये इशू है, जब आप वारफरीन को यूज करते हैं तो आपको उसको मॉनिटर करना होता है मंथली बेसिस पे, और बाद दफा जब ये बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाए ब्लड थिनिंग और थिकनिंग की तो वहां पे आपको बाई वीकली भी जाना पड़ता है। तो इसके लिए टेस्ट किया जाता है INR इज स्टैंडर्ड बाई विच द एंटीकोआगुलेंट एक्टिविटी ऑफ वारफरीन थेरेपी इज मॉनिटर्ड। INR stands for इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। अब जैसे एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग है उसका ये INR कैलकुलेट कैसे होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन टाइम होता है, इसको हम कहते हैं PT और / प्रोथ्रोम्बिन टाइम, कि कितनी देर में आपका ब्लड क्लॉट होता है, ये वो टेस्ट होता है। अमूमन नॉर्मल इंसान का 12 से 14 सेकंड में ब्लड जो है ना क्लॉट होना शुरू हो जाता है, और उसका INR होता है 1, उसको कंसीडर किया जाता है जो। लेकिन डिफरेंट गोल्स होते हैं थेरापी के। से फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट्स को पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है जिसमें वेरिकोज वेन है, जिसमें खवातीन को अमूमन लेग्स में जो है ना उनकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लड क्लॉट हो जाता है और वो थिक हो जाती हैं और स्वेल कर जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनका जो टारगेट होता है वो INR 2 हो, तो वारफरीन की डोज को उस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। वारफरीन 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तो ऐसे केसेस में अमूमन कुछ लोगों को हाफ टैबलेट रिकमेंड की जाती है 2.5, ये 2 होता है। लेकिन जिन लोगों के हार्ट वेल्व रिप्लेस्ड होते हैं, मैकेनिकल और प्रोस्थेटिक वेल्व, तो उन लोगों का जो टारगेट होता है वो 2.5 to 3.5 INR होता है। कुछ लोग 5 मिलीग्राम वारफरीन पे स्टेबल हो जाते हैं, कुछ जो लोग हैं उनको 7.5 मिलीग्राम देनी पड़ती है वंस इन अ डे और थ्रू आउट द लाइफ विदाउट एनी हॉलीडे। तो ये एक टारगेटेड रेंज होती है। सो द गोल ऑफ वारफरीन थेरेपी इज एन INR of 2 to 3 for most indications, with an INR of 2.5 to 3.5 targeted for some mechanical valves and other indications. वारफरीन हैज ए नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। ये वो ड्रग है कि जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो है, मींस फ्रॉम इसके जो डिजायर्ड इफेक्ट है और एडवर्स इफेक्ट है इनमें मार्जिन बहुत थोड़ा है, नैरो है। अगर आप थोड़ी सी डोज बढ़ाएंगे तो एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने कहा ना कि अक्सर 2.5 to 3.5 जो टारगेट रिक्वायर्ड है फॉर मैकेनिकल वेल्व रिप्लेसमेंट, अगर ये INR 5.5 हो जाता है तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इसका जो है ना आपको बड़ी कैलकुलेटेड डोज देनी पड़ती है और आपको कंटिन्यूअसली जो है ना ड्रग को मॉनिटर करना पड़ता है। दूसरा फिर वारफरीन एक ऐसी मेडिसिन है जिसका फूड टू ड्रग इंटरेक्शन बहुत है, ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग टू फूड इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका। वारफरीन हैज ए नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट INR इज मेंटेन्ड विद इन द
optimal range as much as possible and frequent monitoring may be required. जैसे मैंने आपको कहा कि मंथली बेसिस पे चाहिए। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बेटा, आपने अगर वो इंक्रीजिंग पाथवे आपको याद हो, ये आ गया पाथवे, तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स बयान किए गए हैं, फैक्टर 2, फैक्टर 8, फैक्टर 10, ये फैक्टर रिक्वायर्ड है। ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर जो है ना बेसिकली दे आर विटामिन के डिपेंडेंट को फैक्टर। इनके बनने के लिए लिवर में ये प्रोड्यूस होते हैं, ये सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं, और इनको बनने के लिए विटामिन के रिक्वायर्ड होता है। अगर विटामिन के ना हो तो क्या करेगा ये आपका, और विटामिन ये लिवर में बनते हैं, अगर विटामिन के ना होगा तो ये इंटरनल पाथवे भी स्टार्ट नहीं होगा। तो आप ये देखें विटामिन के इनको रिक्वायर्ड होता है, यही वजह है कि ये आगे जाके प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिन बनाते हैं। मीन के विटामिन के इज एसेंशियल फॉर दीज फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स देन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन एंड फाइब्रिन बनता है। अगर विटामिन के एब्सेंट हो जाए तो इसका मकसद ये होगा कि फाइब्रिन नहीं बनेगा जल्दी, और इट विल टेक लॉट टाइम, सो जो ब्लीडिंग टाइम है या ब्लड थिनिंग ज्यादा हो जाएगी इससे। तो मेन जो इसका क्रक्स पॉइंट है कि ये जो इंट्रिंसिक पाथवे, इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं ये लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, और इनको प्रोड्यूस होने के लिए विटामिन के एक को फैक्टर रिक्वायर्ड होता है। अब बेटा, अब लेफ्ट साइड पे जो फिगर है आप इस पे आ जाएं, तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है, कार्बोक्साइल ग्लूटामिक एसिड है अपर पे, तो यहाँ पे विटामिन ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इसकी सिंथेसिस और फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पॉलीपेप्टाइड प्रीकर्सर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10। तो ये जो फैक्टर्स हैं बेटा, ये पोस्ट ट्रांसलेशनली इनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो जाता है, COO ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है, और ये जो अल गैमा कार्बोक्सिल ग्लूटामिक रेजिड्यू बनता है, ये आगे क्या बनता है आप देखें। दोनों में फर्क क्या है, जो ऊपर जहां से कार्बोक्सिल ग्लूटामाइल रेजिड्यू नीचे बना हुआ है और ऊपर भी हुई कार्बोक्सिल ग्लूटामाइल, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पिंक कलर से डिफरेंस हाईलाइट किया गया है, COO। तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम, आप देखें यहाँ एरो के साथ CO2 ऐड की जा रही है, तो CO2 इसमें ऐड कीजिए, कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट करता है और COO इसके साथ अटैच्ड होता है। जब ये गैमा कार्बोक्साइल ग्लूटामाइल बनता है, इसका आगे काम क्या होता है, ये कैल्शियम के साथ इंटरैक्ट करता है, और कैल्शियम के साथ जब इंटरैक्ट करेगा तो वहां से कोएगुलेशन ज्यादा होगी, और जब कोएगुलेशन ज्यादा होगी मीन्स के प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी, और इंटरनल पाथवे के थ्रू जो है ना फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिन ज्यादा बनेगा, तो ब्लड आपका थिक हो जाएगा। अब ये होता क्या, प्रोसेस क्या है, जहाँ पे ये विटामिन के रिड्यूस फॉर्म में है और यहाँ से विटामिन के ऑक्सीडाइज फॉर्म में आता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है अपोक्सीडेज एंजाइम O2, जैसे आप CO2 के ऊपर देख रहे हैं O2 मौजूद है, तो ये विटामिन के रिड्यूस को ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट करता है, और सिमिलरली NADPH क्या करता है, वो इसी ऑक्सीडाइज फॉर्म को फिर रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है, ये जो एंजाइमेटिक, जहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज का स्टेप है, और जहाँ पे अपोक्सीडेज एंजाइम का स्टेप है, और जहाँ पे NADPH का जो स्टेप है, ये जो क्रक्स है पूरा, इसको वारफरीन जाके इनहिबिट कर देता है। जब वारफरीन इसको इनहिबिट करेगा तो ये गैमा कार्बोक्साइल ग्लूटामाइल रेजिड्यू भी कम से कम बनेगा। जब ये कम से कम बनेगा तो कैल्शियम भी कम से कम बनेगी। जब कैल्शियम कम बनेगा तो साफ ज़रा प्लेटलेट एग्रीगेशन भी कम होगी, और साथ में ये इंट्रिंसिक पाथवे भी डाउन रेगुलेट हो जाएगा, और फाइब्रिन भी कम बनेगा। तो ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, ब्लड की थिनिंग बढ़ जाएगी। ओके बेटा, इस फिगर को जरा समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने 2-4 पॉइंट्स हाईलाइट किए, वैसे ये फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं चाहता कि आप डिटेल में जाएं, लेकिन आपको मेन पॉइंट पता हो कि ये फैक्टर्स हैं, ये लीवर में सिंथेसाइज होते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के, और इसके साथ ये क्या होता है कि आपको विटामिन के चाहिए होता है इनके लिए। फिर लेफ्ट फिगर पे आ जाए, ये कार्बोक्साइल ग्लूटामाइल है, ये कन्वर्ट हो जाता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में
तो जब ये कार्बोक्सिलेज होता है तो ये कार्बोक्सिलेज आगे कार्बोक्साइल ग्लूटामाइल GL रेजिड्यू ये आगे कैल्शियम पाथवे को स्टिमुलेट करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। लेकिन इसी पाथवे में ये जो विटामिन के रिड्यूस्ड होता है ये O2 की मौजूदगी में एपॉक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में ये एपॉक्साइड बनता है। ये एपॉक्साइड फिर रिवर्सिबल है, ये NADPH की मौजूदगी में ये फिर दोबारा रिड्यूस्ड हो जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। अब सारे इस प्रोसेस को ये जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है या एपॉक्सीडेज एंजाइम है इस सारे एंजाइम को बेसिकली NADPH रन कर रहा होता है। मीन्स कि अगर इसको आप खत्म कर दें तो विटामिन के जो रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस होता है ये साइकिल सारा डिसरप्ट हो जाएगा। बेटा जब एक साइकिल डिसरप्ट हो जाता है तो कोई भी आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होता। तो वारफरीन इसी क्रिटिकल स्टेप पे एक्ट करती है और ये ब्लड को थिक होने से प्रिवेंट करती है। अब हम इसकी जरा फैक्टर 2, फैक्टर 7, 9 and 10 require vitamin K as a cofactor for the synthesis by the liver. These factors undergo vitamin K dependent post-translational modification, whereby a number of their glutamic acid residue are carboxylated to form a gamma carboxyglutamic acid residue. In carboxylation reaction, the vitamin K dependent carboxylase fixes CO2 to form a new carboxylate group on the glutamic acid. वो जो CO अटैच होता है तो पिंक कलर का जो हमने कार्बोक्सिलेट ग्रुप देखा था। The reduced vitamin K cofactor is converted to vitamin K epoxide during the reaction. अब वो जो reduced था वो epoxide में convert हो जाता है। Vitamin K is regenerated from the epoxide by vitamin K epoxide reductase, the enzyme that is inhibited by warfarin. Okay, the gamma carboxyl glutamyl residue binds calcium ions which are essential for the interaction between the coagulation factor and platelet membrane. तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आप इसको समझें और आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे ओके। इंस्टेड ऑफ पीक इफेक्ट मे बी डिलेड फॉर 72 to 96 आवर्स। इसका बेटा अगर कोई वारफरीन लेता है तो इसका जो फुल रिस्पॉन्स है वो 3 से 4 दिन में आता है, वो पहले दूसरे दिन नहीं होता। तो इसीलिए अगर कुछ लोग डोज बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो इसका इफेक्ट इमीडिएटली नहीं होता बल्कि 3-4 दिन के बाद आता है। Which is the time required to deplete the pool of circulating clotting factors. The anticoagulating effect of warfarin can be overcome by the administration of vitamin K. अगर किसी बंदे का ब्लड को जैसे मैंने आपको बताया ना कि 5.5 INR हो जाए और उस बंदे को तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसको मिनिमम करने के लिए विटामिन K एडमिनिस्टर किया जाता है। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है इसके? वारफरीन इज यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ DVT, वास्कुलर थ्रोम्बोसिस की बीमारी है ये, एंड PE स्ट्रोक प्रिवेंशन। स्ट्रोक बेटा PE का सॉरी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रोक प्रिवेंशन इन द सेटिंग ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन एंड प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व, प्रोटीन C and S deficiency, anti-phospholipid syndrome. It is also used for the prevention of the venous thromboembolism during the orthopedic or gynecological surgeries में भी इसको रिकमेंड किया जाता है। ओके, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी है कि वारफरीन इज रैपिडली अब्सॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, 100% बायो अवेलेबिलिटी विद द इंडिविजुअल पेशेंट वेरिएशन। हर पेशेंट जो है ना वेरी करता है। वारफरीन इज हाईली बाउंड टू प्लाज्मा एल्बुमिन विच प्रिवेंट द डिफ्यूजन इनटू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यूरिन एंड ब्रेस्ट मिल्क। लेकिन इसके साथ साथ वारफरीन प्लेसेंटा को भी क्रॉस करता है तो इसीलिए टेट्राजेनिक भी है। द मीन हाफ लाइफ ऑफ वारफरीन इज अप्रोक्सीमेटली 40 आवर्स, बट दिस वैल्यू इज हाईली वेरिएबल अमंग द इंडिविजुअल। कुछ लोगों में कम ज्यादा हो जाती है। वारफरीन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म का पाथवे है दैट इज कंजुगेटेड थ्रू द ग्लूकोयूरोनिक एसिड। The inactive metabolites are excreted into the urine. तो बेटा ड्रग इंटरेक्शन बहुत है, जैसे एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो गई, एमियोडायरोन ड्रग हो गई, फ्लूकोनाजोल एंटीफंगल ड्रग, मेट्रोनिडाजोल, सल्फामेथाक्सोजोल, ट्राइमेथोप्रिन। अगर कोई बंदा वारफरीन के साथ ये मेडिसिन लेता है तो एंटीकोआगुलेशन जो इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि ब्लड थिन हो जाता है इन ड्रग के इस्तेमाल करने से। जबकि वही अल्कोहल अगर क्रॉनिक हो रही हो तो वहाँ पे जो अटीन्यूएशन हो जाती है एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट।
एडवर्स इफेक्ट क्या है बेटा? प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वारफरीन इज हेमरेज and the agent has a black box warning for bleeding risk. Therefore, it is important to frequently monitor the INR and adjust the dose of warfarin. Warfarin is a teratogenic and क्योंकि ये placental barrier को क्रॉस कर जाता है and should never be used during the pregnancy. If anticoagulant therapy is needed during pregnancy, heparin or low molecular heparin may be administered. तो बेटा ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं. सॉरी आई एम बिट इन हरी बिकॉज मुझे अभी मैसेज आया कि मुझे मीटिंग करनी है एडी साहब के साथ और HOD